हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे और मस्त तो होंगे ही, क्योंकि एग्ज़ाम इतने अच्छे जा रहे हैं आप लोगों के। तो बॉटनी का, वनस्पति विज्ञान का आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ। कमेंट पॉजिटिव मिले मुझे। सभी बच्चों ने कहा सर एग्ज़ाम अच्छा हुआ, और मुझे विश्वास भी था कि आप लोग अच्छा करके आओगे, क्योंकि मुझे पता था जो इम्पोर्टेंट है वही तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से कई सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर आपने जो पढ़ाया उसमें से 40 से 45 क्वेश्चन, कुछ 55 क्वेश्चन बता रहे हैं, कुछ 80% बता रहे हैं, कुछ 95% बता रहे हैं। अब इसमें ये हुआ है कि जिसने बॉटनी के जितने भी लेक्चर मैंने डाले थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के, जिसने सब कंप्लीट करके गया उसको लगा कि सब आए हैं क्वेश्चन वहीं से। जिसने कम पढ़ा तो उसको कम लग रहे हैं। तो जिस तरह से जितने वीडियो जिसने देखे उतने क्वेश्चन उसको मैक्सिमम देखने को मिले। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को कि जितने लेक्चर पढ़े हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सब देख के जाओ, क्योंकि अगर पूरा कंप्लीट कर ले रहे हो तो आपको कोई नोट्स रिवाइज करना नहीं, कुछ नहीं करना है। मैंने जूलॉजी के, साइटोलॉजी के लगभग 15 वीडियो डाले हैं, वो छोटे छोटे ही वीडियो हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेनेटिक्स के पढ़े हुए हैं, महासंग्राम पढ़ा हुआ है, साइटोलॉजी प्लस जेनेटिक्स और इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऑलरेडी अपलोड है। ये सारा पार्ट कवर है। और आज भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ। ये पार्ट 1 है, अभी 1 घंटे बाद पार्ट 2 भी मिलेगा तुमको। ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी अगर तुम रिवाइज कर रहे हो, नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ जितने क्वेश्चन करवाया हूँ सब करके जाओ। अगर यही क्वेश्चन आए तब बताना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, समय कम है। पहला क्वेश्चन है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकरिंग। इसमें मैंने कुछ यूनिट के क्वेश्चन रखे हैं और सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगा, तो उसमें बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो रखूँगा क्वेश्चन। तो आप लोगों को पता है ये जो कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का संघनन, यह प्रोफेज फर्स्ट में होता है। अब यहाँ प्रोफेज सेकंड है, प्रोफेज फर्स्ट है। अब इसमें देखो फंस जाते हो तुम लोग क्वेश्चन में, मुझे पता है, क्योंकि कल मैंने क्वेश्चन फंसाया था, तुम लोग फंस भी गए थे। बैक्टीरिया वाला दिया था ना कि टफ टॉप फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन वन एंड एट एंड, ठीक है। तो जब एक एंड पे प्रेजेंट होता है तो उसको लोफोट्राइकस कहते हैं, सबको पता है। लेकिन उसमें मोनोट्राइकस कहीं ऑप्शन था? नहीं था। तो अब क्या करोगे? तब उस कंडीशन में सबसे अच्छा ऑप्शन अगर जो था कोई, तो मोनोट्राइकस था, मोनोट्राइकस ही था, ठीक है। क्योंकि मोनोट्राइकस का मतलब एक होता है और एक एंड पे होता है, तो एक एंड, उसमें लोफोट्राइकस मैंने ऑप्शन ही नहीं रखा था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये घुमाया है थोड़ा। अब आप रट्टा मार के जाओगे प्रोफेज फर्स्ट, मान लो ना उसमें प्रोफेज फर्स्ट दिया ना सेकंड दिया, उसमें सीधा प्रोफेज दे दिया, एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज। तब क्या करोगे? तब आपको ऐसा नहीं एनाफेज मेटाफेज लगा दो। अगर सेकंड और फर्स्ट दिया है तो फर्स्ट को टिक करोगे, क्योंकि ये जो है ये मियोसिस फर्स्ट में होता है। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट होगा, और ये मियोसिस सेकंड है। मियोसिस सेकंड में कंडेंसेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और अगर सेकंड फर्स्ट नहीं दिया तो आप सीधा प्रोफेज टिक करो। अब ये क्वेश्चन जो सेकंड वाला मैंने रखा है, इसमें सेल डिवीजन के लगभग सारे क्वेश्चन इसी में हो जाएंगे आपको। इतना ही, अगर यही दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लो सारे क्वेश्चन कर लोगे। फाइंड द करेक्टली मैच्ड पेयर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें है सही युग्मों को पहचान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें आपको दिए हुए हैं आवास आकर के ABC, इसको मैच करना है। तो आप किस तरह से इसको मैच करेंगे? पहला है लेप्टोटीन। द क्रोमोसोम्स बिकम इनविजिबल, ये बात गलत है। जाइगोटीन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सही है, क्योंकि जाइगोटीन में मैंने कई बार बताया है कि जाइगोटीन ही वो स्टेज है, ये प्रोफेज फर्स्ट का है। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में होता है जाइगोटीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे देखो, मियोसिस जो होता है आपका, मियोसिस इसको 2 पार्ट में बांटे हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में। अब मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? प्रोफेज फर्स्ट। अब इसी तरह मियोसिस फर्स्ट में जितने भी आएंगे वो सब में फर्स्ट लगाते जाओ। प्रोफेज है, ठीक है, और एनाफेज है, टीलोफेज है, मेटाफेज आएगा, पहले मेटाफेज फिर एनाफेज फिर टीलोफेज। तो इस तरह से डिवाइड होगा। इसी तरह से इसमें भी प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा और एनाफेज होगा और टीलोफेज होगा। लेकिन इसमें सेकंड लगता जाएगा, क्योंकि ये मियोसिस सेकंड में है।
और इसमें फर्स्ट लग जाएगा। अब जो ये मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट है, इसमें कई सारी कैटेगरी हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी इसमें डिप्लोटीन आएगी, डाइकाइनेसिस आएगी। तो इसमें पूछा जाइगोटीन के बारे में। तो जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें दो समजात गुणसूत्रों का एक में संयुग्मन होता है। आगे क्वेश्चन मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखे हैं, ठीक है। तो जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब ये तो सही है, ऊपर वाला हो गया गलत। अब अगला देखते हैं पैकेटीन, डिजोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस। नहीं, पैकेटीन में विघटन नहीं होता है, डिजोल्यूशन नहीं होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये उल्टा कर दिया, ये भी गलत। डिप्लोटीन में क्या होता है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अपीयर एट टेट्राड्स, ये भी बात गलत निकल गई। लास्ट है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज मेटा टेक्स प्लेस, ये एकदम राइट बात है। डाइकाइनेसिस में उपांति भवन होता है काइज मेटा का। जो काइज मेटा का फॉर्मेशन हुआ था किसमें, डिप्लोटीन में, पैकेटीन और डिप्लोटीन के बीच में, वो अब उसका टर्मिनलाइजेशन होगा डाइकाइनेसिस में। सबसे लास्ट प्रावस्था है जो प्रोफेज फर्स्ट की। तो कितने सही हुए इसमें, दूसरा सही और लास्ट वाला, मतलब बी और ई। अब इसमें देखो इस तरह से मैच करने को आएगा क्वेश्चन। नीट में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है ट्रेंड, लेकिन इसमें भी पूछा जाता है। ये चैप्टर ही ऐसा सेल डिवीजन। तो इसमें देखो थर्ड वाला सही हो जाएगा, बी एंड ई आर करेक्ट। और यहाँ से आपके बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो गए। इसलिए मैंने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे कि आप कम समय में कम क्वेश्चन से ज़्यादा चीज़ें सीख लो। द रोल ऑफ मियोसिस इज इन, अर्धसूत्री विभाजन की महत्ता है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स ब्रिंगिंग हैप्लोफेज, मतलब अगुणित प्रावस्था का स्थापना। तो ये बस आ गया ना, मिल गया आंसर। अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है, अगुणित हैप्लॉइड फॉर्मेशन के लिए, ठीक। हमेशा ऐसा नहीं कि गैमीट का फॉर्मेशन के लिए ही मियोसिस हो। गैमीटोजेनेसिस आप लोग पढ़े होंगे ह्यूमन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th में पढ़े हैं, उसमें पढ़े होंगे गैमीटोजेनेसिस। उसमें दो प्रकार के होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, ooजेनेसिस मतलब एग का फॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्टिव पार्ट की हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा बी, स्पिंडल अपैरेटस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस इज। माइटोसिस की किस अवस्था में स्पिंडल उपकरण का निर्माण होता है। स्पिंडल उपकरण में कई सारी चीज़ें आती हैं ना। तो स्पिंडल उपकरण जो है इसका फॉर्मेशन मेटाफेज में होता है, जब क्रोमोसोम्स, मान लो ये सेल थी, क्रोमोसोम्स इस तरह से अलाइन हो जाते हैं कहाँ पे, मेटाफेजिक प्लेट पे, या सेल प्लेट बोलते हैं इसको, ठीक है। मिडिल प्लेट या इक्वाटोरियल प्लेट बोलते हैं, क्योंकि ये इक्वेटर पे है ना, दोनों ओर सेल का साइटोप्लाज्म बराबर है। तो जब मेटाफेज स्टेज आती है, जब एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं मिड में क्रोमोसोम, उसी दौरान स्पिंडल अपैरेटस का फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस अक्कर्स इन, समसूत्री विभाजन किन युगों में पाया जाता है। तो समसूत्री विभाजन माइटोसिस, पहले इसका समझो कि इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो माइटोसिस होता है जनरली ग्रोथ के लिए, और मियोसिस जो होता है, देखो ये क्या है, माइटोसिस सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस मियोसिस पढ़े होंगे आप लोग, पता होगा। माइटोसिस होता है जनरली ग्रोथ के लिए, और मियोसिस क्यों होता है, मियोसिस होता है गैमीट फॉर्मेशन और हैप्लॉइड कंडीशन लाने के लिए। तो मियोसिस वहीं होगा जहाँ जर्मिनल सेल्स में होगा, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ग्रोथ के लिए तो हर जगह रिक्वायरमेंट है, चाहे डिप्लॉइड हो चाहे हैप्लॉइड हो, कैसा भी हो, तो वहाँ माइटोसिस तो हर जगह मिलेगा। तो बोथ हो जाएगा ए एंड बी। माइटोसिस समसूत्री विभाजन ये हर प्रकार की सेल्स में देखने को मिलता है, क्योंकि ग्रोथ की रिक्वायरमेंट हर जगह है। लेकिन गैमीट फॉर्मेशन, युग्मकों का निर्माण, ठीक है, और हैप्लॉइड कंडीशन उसी वहीं आएगी जहाँ डिप्लॉइड होगी। डिप्लॉइड 2n में जब होगा मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, तो n स्टेज में जाएगा, तो केवल डिप्लॉइड में हो सकता है, और जर्मिनल सेल जो होगी वहाँ होगा मियोसिस। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग, कब बनता है, मियोसिस, माइटोसिस, एमाइटोसिस, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है एक्चुअल में कोशिका का विभाजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस।
ये तो इससे रिलेटेड है नहीं। एमाइटोसिस से भी नहीं है। मियोसिस माइटोसिस में बात करते हैं। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है जहाँ पे वेरिएशन होंगे, रिकॉम्बिनेशन आएंगे, ठीक है। दो नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर, काइजमेटा का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसमें एंजाइम भी रिक्वायरमेंट होते हैं। तो ये मियोसिस की घटनाएं हैं। किसकी है? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन की, ठीक है। और सिनेप्सिस जो है होमोलोगस क्रोमोसोम की जो बताया था जाइगोटीन में होती है, वो भी मियोसिस में ही होती है। और ये सब इवेंट मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। इन पैकेटिन स्टेज ऑफ मियोसिस द क्रोमोसोम्स अपीयर्स। मियोसिस की पैकेटिन अवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकेटिन में गुणसूत्र प्रतीत होते हैं। किस तरह से प्रतीत होते हैं? सिंगल टेट्राड स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, या 3 स्टैंडर्ड या 4 स्टैंडर्ड। तो ये 4 स्टैंडर्ड दिखने लगते हैं, चतुष्क बन जाता है। क्या बन जाता है? चतुष्क के रूप में दिखने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स अक्कर एट। जीन्स का रिकॉम्बिनेशन किस अवस्था में होता है? जीन का रिकॉम्बिनेशन, तो रिकॉम्बिनेशन ये तो पक्का है कि किस में होगा? मियोसिस में। तो माइटोसिस को 2 काट, यहाँ भी माइटोसिस है, बाकी सब में मियोसिस आ रहा है। अब मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में होता है, ये भी बताया था। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में होता है। तो प्रोफेज फर्स्ट केवल यही दिख रहा है ना। रिकॉम्बिनेशन मतलब वेरिएशन, विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी, नए नए रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। तो ये कहाँ होता है? मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में। और कुछ ढूंढना ही नहीं। यहाँ प्रोफेज सेकंड दिख गया, गलत। यहाँ मेटाफेज सेकंड दिख गया, गलत। तो राइट आंसर भी हो जाएगा। इसी तरह से आराम से कर लोगे। याद करने की ट्रिक भी अच्छी है। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनिए। अब उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है क्वेश्चन। ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। सिनेप्सिस अलाइन क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये किससे मैच कर रहा है? सिनेप्सिस अलाइन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो सिनेप्सिस किस में मिलता है? जाइगोटीन में। तो मतलब फर्स्ट का क्या हो गया? जाइगोटीन। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ये कहाँ होगा? ये तो G2 फेज में होगा। G1 और G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, एंजाइम रिकॉम्बिनेज का एक्शन किम्मा होगा। तो जहाँ पे बन रहा होगा काइजमेटा, वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा, और वहीं पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम की आवश्यकता होगी। तो ये सब चिल्ला के बताएं किस में होता है? पैकेटिन में। अब आता है सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेटेड बाय, बट सेंट्रोमियर जो बीच में मिड में होता है क्रोमोसोम, इसके बीच में जो होता है सेंट्रोमियर, डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। मतलब ये जो सेंट्रोमियर है, इस तरह से ये 2 जोड़ी इसमें एक में जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं हुए हैं। और क्रोमोसोम की गति होने लगी है, मूवमेंट इसकी चालू हो गई। तो इसको क्या बोलोगे? ये किस स्टेज में होता है? तो ये होता है एनाफेज फर्स्ट में। अब देखो मिलाओ, पहले का ए का है सेकंड, बी का कौन है? थर्ड, और सी का क्या मिला है? फोर्थ, फिफ्थ, और डी का फोर्थ। तो इस तरह से मिलाओ, पहले का ए का सेकंड, बी का थर्ड। ए का सेकंड तो ये तो गलत हो गया, ए का सेकंड 3 में आ रहा है। बी का थर्ड 1 और 2, मतलब ये भी गलत हो गया। 1 और बी और डी तो गलत हो गया, बचे ये 2। अब थर्ड का मैच करते हैं। थर्ड का क्या है? फिफ्थ। थर्ड का फिफ्थ, थर्ड का कहाँ आ रहा है? फिफ्थ। इसमें वाले में देखो फोर्थ आया, इसमें फिफ्थ है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत हो गया ना। तो इस तरह से आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे समझाने में टाइम लगा है, बाकी आप इसको बहुत जल्दी भी कर सकते हो। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। अर्धसूत्री विभाजन की घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है? क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन में होगी। किसमें? पैकेटिन में। सिनेप्सिस होगी जाइगोटीन में। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा होता है डाइकाइनेसिस में। इस तरह से आप नोट करोगे, ठीक है। तभी इस तरह जैसे मैं कर रहा हूँ, इसी वे में आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तो आप जल्दी कर पाओगे। और डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस, इसको छोड़ोगे। अब इसमें देखो,
ये तो लास्ट में होता है ना टीलोफेज वगैरह में। तो इसमें देखो सबसे पहले जाइगोटिन, पैकेटिन और डाइकाइनेसिस में से पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा जाइगोटिन। प्रोफेज फर्स्ट में बताया था, पहले लेप्टोटिन, फिर जाइगोटिन, फिर पैकेटिन, इस तरह से आएगा ना, फिर डिप्लोटिन आता है। तो सबसे पहले आएगा जाइगोटिन। तो ऑप्शन बी पहले होना चाहिए। अब देखो बी किसमें किसमें है? बी इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, मतलब ये तो हो गया, सॉरी इसमें नहीं है बी, और बाकी इसमें बी है, इसमें भी है, इसमें भी बी है। तो ये 3 में बी आ रहा है। अब इसके बाद में आएगा पैकेटिन, मतलब क्या आना चाहिए? ए। तो ए किसमें किसमें है? अब ये गलत हो गया, इसमें ए आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, बी के बाद ए, बी के बाद ए। अब कौन सा सही होगा? तो डाइकाइनेसिस जो है ये पहले होता है, इसके बाद में डिसअपियरेंस होता है न्यूक्लियोलस का, केंद्रिका का लुप्त होना होता है। तो सबसे पहले जाइगोटिन आएगा, फिर पैकेटिन आएगा, फिर आएगा ऑप्शन सी टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, इसके बाद में आएगा डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ड्यूरिंग इंटरफेज आरएनए एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय। अब इंटरफेज क्या होता है? कोशिका चक्र को हम इस तरह से अगर बनाएं, ये कोई सेल है, सेल साइकिल है, इसको इस तरह से हम बनाएंगे। ये होगा एम फेज, ये है G1, ये है एस फेज, और ये क्या है G2, और साइड में यहीं पे होती है G0, ठीक है, जिसको शांत अवस्था भी बोलते हैं। तो इस तरह से एरो बनाएंगे और ऐसे साइकिल चलती है। तो ये जो एम फेज है इसको बोलते हैं एम फेज। बाकी G1, एस और G2 जो हैं ये क्या होते हैं? ये पूरा हमारा पार्ट होता है इतना इंटरफेज का। किसका? इंटरफेज का। तो ये यही पूछा है इंटरफेज के। इंटरफेज में 3 अवस्थाएं आ रही, तो इंटरफेज के किस अवस्था में पूछा है? आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इंटरफेज के दौरान आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। एस फेज में, G1 फेज, G2 फेज, या इन बोथ G1 एंड G2, तो वो दोनों में आरएनए और प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। अगर आप जूलॉजी के और भी लेक्चर देखे होंगे तो आपको सारी चीज़ें पता भी होंगी, मैंने पूरा प्रोसेस भी बताया था। मियोसिस इज फाउंड एट, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है? शॉर्ट अफेक्ट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखेगा आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मियोसिस पूछा ना, अर्धसूत्री विभाजन तो कहाँ मिलेगा? रिप्रोडक्टिव पार्ट में। द प्रोटीन फॉर स्पिंडल फाइबर इज, स्पिंडल फाइबर के लिए प्रोटीन मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन या फिर मायोग्लोबिन। तो इसमें एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, आपको पता ही होगा, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं। मायोसिन क्या है? ये मसल प्रोटीन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, पेशियों के संकुचन में मदद करती है। मायोसिन, अगर नीट की आप प्रिपरेशन करते होंगे, 11th की पढ़े होंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन, अभी आपको 2nd सेमेस्टर में पढ़ना है मसल कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर सिस्टम, उसमें बताएंगे कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होता है मसल का। तो उसमें मायोसिन, ट्रोपोनिन, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन, ये सब किस तरह से आपस में यूज होते हैं। ये मायोसिन में 2 पार्ट होते हैं, एक टेल होता है, एक हेड होता है। हेड में एटीपीएज एंजाइम होता है, जहाँ पे एटीपी बाइंड करता है। एक्टिव साइट और एटीपी बाइंड साइट, इसमें साइट होती हैं अलग अलग प्रकार की मायोसिन में। फिर ये पकड़ के खींचता है तब कॉन्ट्रैक्ट करती है मसल। उसमें डार्क और लाइट बैंड होते हैं, उसमें भी एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं। ये सारी चीज़ें बताएंगे। आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक बैंड पाए जाते हैं। जेड लाइन होती है, उसमें सार्कोमियर होती है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल्स। ये सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल व्हिच वन इज करेक्ट। कोशिका चक्र के संबंध में कौन सी प्रवस्थाओं का क्रम सही है? अब देखो मैंने ऐसे सेल बनाया था, ऐसे ही आपको बनाना, वरना गलत करके आओगे मुझे पता है। फिर लिखोगे यम, G1, G2, G1, यस और G2, फिर ऐसे एरो जरूर बनाओगे। तो इधर से चलोगे तो सबसे पहले देखो यहाँ G1 के बाद G2 आ रहा है, G1 के बाद सीधा G2 आ ही नहीं सकता, G1 के बाद यस आएगा, तो ये तो हो गया गलत। अब यहाँ देखो यस के बाद G1, यस के बाद G1, मतलब उल्टा जाओगे, गलत हो गया। G1 के बाद यस, फिर G2, फिर यम, G1 के बाद यस, फिर G2, फिर यम। देखो मिल गया आंसर। तो ये एक मतलब 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जा रहा है। G2 फेज ऑफ माइटोसिस टेक्स प्लेस, टेक्स टाइम पूछा गया है। माइटोसिस की G2 अवस्था में कितना समय लगता है? तो इसमें 12 से 16% टाइम ऑफ कंप्लीट सेल साइकिल, जो सेल साइकिल है पूरी कंप्लीट सेल साइकिल का जितना समय होता है उसका 12 से 16% इसमें समय लगता है। द टर्म माइटोसिस वाज प्रपोज्ड बाय, शब्द माइटोसिस जो समसूत्री विभाजन है किसने दिया था?
फ्लेमिंग, फार्मर, मोरे, बवेरी। तो फ्लेमिंग ने दिया था, सबको पता है। हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक 128 सेल्स। 128 कोशिका निर्माण के लिए एक कोशिका में कितनी बार माइटोटिक डिवीजन विभाजन होगा। तो आपको पता है जो माइटोटिक डिवीजन है उसमें एक से बनते हैं 2। अब ये दोनों जब डिवाइड करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन। अब जो सेकंड डिवीजन होगा तो ये दोनों 2-2 बनाएंगे ना, इस तरह से। अब उसके बाद में जो थर्ड डिवीजन होगा ये सभी 2-2 बनाएंगे, ये है थर्ड डिवीजन। तो इस तरह से कितने बार डिवाइड करें सेल तो एक सेल से 128 बन जाएंगे। तो आप जब 7 बार ऐसे ही बनाओगे तो आपको 128 सेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128 मिल गया ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो 2⁷, ठीक है। 2n होता है। अगला क्वेश्चन है सेल इन G0 फेज ऑफ सेल साइकिल। कोशिका चक्र की G0 प्रावस्था में कोशिका है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? एग्जिस्ट सेल साइकिल, मतलब एग्जिट सेल साइकिल, सेल साइकिल के बाहर है, बाहर नहीं है। इंटर सेल साइकिल, ये भी गलत है। सस्पेंड सेल साइकिल, अगर कोशिका चक्र की G0 प्रावस्था में कोशिका है तो उसको बोलते हैं सस्पेंड, वो सस्पेंड कर दी गई, लेकिन वो कभी भी डिवाइड कर सकती है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ठीक है। सारी चीज़ें उसके रिगार्डिंग याद रखना है आपको। DNA रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन, DNA का प्रतिकृतिकरण किस अवस्था में होता है? यम में क्या होता है? असल में डिवीजन होता है, किसका? न्यूक्लियर डिवीजन। G1 में प्रोटीन और RNA की सिंथेसिस, G2 में प्रोटीन और RNA की सिंथेसिस। यस फेज में डुप्लीकेशन होता है DNA का प्रतिकृतिकरण, जिसको रिप्लिकेशन बोलते हैं। तो रिप्लिकेशन और डुप्लीकेशन ये किस में होता है? यस फेज में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मियोसिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, अर्धसूत्री विभाजन को निम्न में से किन कोशिकाओं में देखा जा सकता है? अब मैंने बताया था रिप्रोडक्टिव में दिखेंगी। अब यहाँ पे तुमको एग्जाम्पल दे दिया है, तो यही छांटना है कि कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसे मिलेंगे। मूलाग्र कैम्बियम, मतलब मूलाग्र रूट टिप कैम्बियम एंथर, जिसको PMC भी बोलते हैं, मतलब क्या बोलेंगे? पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल, या पराग मात्र कोशिका हिंदी में बोलते हैं, या फिर पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स तो यन स्टेज में वैसे भी है, क्योंकि पोलन मदर सेल में जब मियोसिस होगा उसके बाद में पोलन ग्रेन्स बनेंगे, तो ये तो बन चुके हैं, इसमें तो होगा नहीं। पोलन मदर सेल जो है ये बनाती है पोलन ग्रेन्स। जो लास्ट ऑप्शन है ये पोलन ग्रेन्स बनते हैं पोलन मदर सेल से। किसके थ्रू? मियोसिस होता है। इसमें क्या होता है? मियोसिस होता है, फिर बनते हैं पोलन सेल, पोलन ग्रेन्स। तो PMC में होगा, ठीक है, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज माइटोटिक स्पिंडल पॉइजन। निम्न में से किसका उपयोग माइटोटिक स्पिंडल विष के रूप में किया जाता है? कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, ट्यूबुलिन या कोल्चिसिन। तो आपको पता है कोल्चिसिन का यूज किया जाता है। कोल्चिसिन एक केमिकल है जो कि सोलेनेसी फैमिली में प्लांट होता है, उससे प्राप्त होता है। इसको अगर सेल साइकिल के दौरान डाल दिया जाए तो माइटोटिक स्पिंडल जो है वो अपना कार्य नहीं कर पाते। द नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इन आ क्रोमोसोम एट एनाफेज इज, एनाफेज में एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड की संख्या कितनी होती है? तो इसमें जो है संख्या होती है 1 इन माइटोसिस। अगर माइटोसिस समसूत्री विभाजन की बात करें तो 1 होगी। 2 इन मियोसिस, ठीक है, क्रोमेटिड की संख्या। क्रोमेटिड का जैसे कि जब एनाफेज की बात करोगे तो एनाफेज में माइटोसिस में बस एक ही इस तरह से अलग अलग होते हैं क्रोमेटिड, और मियोसिस में क्या होंगे? इस तरह से होंगे ना क्रोमेटिड, तो 2 क्रोमेटिड हो जाएंगे। तो वही बात पूछी गई है। द ब्रांच ऑफ बॉटनी डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड, आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं से संबंधित वानस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। जियोबॉटनी,
सेरीकल्चर, जेनेटिक्स या इवोल्यूशन? तो इसका आंसर सबको पता होगा कि जेनेटिक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ gametes will be produced by an individual having genotype कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी। इस प्रकार का जीनोटाइप रखने वाले व्यक्ति द्वारा कितने प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा? इसकी ट्रिक मैंने कई बार बताई है। आप लोग लेक्चर देखते होंगे तो सारे क्वेश्चन आते होंगे आपको। इसमें मैंने बताया था 2 की पावर n। 2 की पावर n। n क्या है? हेट्रोजाइगोसिटी नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। हेट्रोजाइगोसिटी मतलब विषम युग्मकता की संख्या है। अब इसमें देखो विषम युग्मकी कितने दिख रहे हैं। एक ये विषम युग्मी है हेट्रोजाइगस, क्योंकि कैपिटल ए स्मॉल है, 2 प्रकार के एक साथ में। ये भी हेट्रोजाइगस, लेकिन ये होमोजाइगस, तो इसको छोड़ देंगे हम। ये 2 हेट्रोजाइगस मिले तो मतलब 2 की पावर n कितने हैं? 2 हेट्रोजाइगस, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 की पावर 2, तो 2 दूना 2 गुणे 2 करोगे 4 आ जाएगा ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। इन 1900 AD 3 बायोलॉजिस्ट इंडिविजुअली डिस्कवर्ड मेंडल्स प्रिंसिपल्स। दे आर। सन 1900 की बात की जा रही है। तब 3 वैज्ञानिकों ने, वनस्पति वैज्ञानिकों ने पृथक पृथक रूप से मेंडल के सिद्धांत को फिर से सामने लेके आया था। देखो मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे सन 56 में, सन 56 से 63 तक चले थे। 7 साल तक किया था मटर के पौधे पे, गार्डन पे किया था, उद्यान मटर पे। तो उनके जो कार्य थे वो लोगों की समझ से बाहर थे। उस समय इनके कार्य ज़्यादा उतने प्रचलित नहीं हो पाए, लोग उनको समझ नहीं पाए और लोगों तक पहुंच भी नहीं पाए। तब संदेश जो है मेल वगैरह है तो ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता था। जिस पत्रिका में उसने छपाया उन्होंने, वो पत्रिका वैसे भी कम लोकप्रिय थी उस समय। तो ये सारे बहुत सारे कारण थे। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ये सारे कारण थे ताकि वो ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए, लोगों तक बातें उनकी जिनके तक पहुंची तो उनकी मैथमेटिक्स को नहीं समझ पाए थे। ऐसी मैथमेटिक्स उन्होंने यूज किया था उसमें, क्रॉसिंग में, मोनोहाइब्रिड कोर्स और डाईहाइब्रिड कोर्स, ठीक है। तो उसको सन 1900 में दोबारा से डिवरीज, कोरेंस और वान शेरमार्क, इन 3 साइंटिस्टों ने सन 1900 में दोबारा से उसको लोगों को दिखाया और नए नए एक्सपेरिमेंट उन्हीं के मेथड के थ्रू किए। तब लोगों को लगा कि जो मेंडल आज से 50-60 साल पहले या कुछ साल पहले जो कह रहे थे वो बातें सत्य थी। Which one of the following represents a टेस्ट क्रॉस? निम्न में से कौन सा टेस्ट क्रॉस को प्रदर्शित करता है? टेस्ट क्रॉस मैंने कई बार बताया है आपसे। जो यफोन पीढ़ी होती है, यफोन पीढ़ी के जो संकर होते हैं, क्या होते हैं संकर, उनको हम, उनके पूर्वज जो होते हैं स्मॉल टी वाले, रिसेसिव जीन वाले, उनसे जब हम कराते हैं क्रॉस तो क्या बोलते हैं? उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। इसको डिटेल में समझना तो पिछली क्लासेस जेनेटिक्स वाली देखो, उसमें अच्छे से समझाया। और देख के सारे लेक्चर जाना, भले स्पीड बढ़ा के देखो, क्वेश्चन एक भी मत छोड़ना, सारे लेक्चर रिवाइज करके जाओ। तो इस तरह का संकर और रिसेसिव ढूंढो इसमें। तो देखो ये वाला, ये रिसेसिव मिल रहा और ये संकर है, ये यफोन पीढ़ी वाला है और ये पूर्वज है रिसेसिव वाला। तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। हाउ मेनी टाइप ऑफ जीनोटाइप आर फॉर्म्ड इन F2 प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल्फ पोलिनेशन ऑफ अ हाइब्रिड यफोन? तो 9 प्रकार के जीनोटाइप मिलते हैं आप लोगों को, ये तो रटा ही होगा। मेंडल चूज पी प्लांट विकास, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। दे वियर चीप, मतलब वे सस्ते थे। दे वियर हैविंग 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यही राइट आंसर, एकदम एग्जैक्टली राइट। उसमें 7 जोड़े कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, अलग अलग प्रकार के, ठीक है, इसलिए उसको चुना था। ताकि एक बार जब हम, मतलब एक बार उगाएंगे तो उसमें 7 प्रकार के लक्षणों के, कोई ऐसा पौधा जिसमें 7 प्रकार के या मैनी टाइप के बहुत ज़्यादा प्रकार के लक्षण एक ही बार में नहीं अपीयर हो रहे हैं तो उसको हम नहीं यूज कर पाएंगे ना। तो उसमें
कई साल लग जाएंगे। और एक बार पौधे को उगाते थे उसमें विभिन्न प्रकार के लक्षणों को देख पाते थे, तो इसीलिए यूज़ किया था। बाकी ऑप्शन तो जानते ही हो, वही हंसी मजाक वाले हैं, वो आसानी से मिल जाते थे। अरे आसानी से तो बहुत सारे पौधे तब उपलब्ध थे, ऐसा तो था नहीं कि उनके ज़माने में केवल मटर ही उगा करती थी। ठीक है। ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू मतलब मटर के पौधे से ज़्यादा किसी प्लांट की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, मेरे हिसाब से तो बहुत सारे हैं और तब भी रहे होंगे। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, निम्न घटनाओं का ठीक अनुक्रम क्या है। फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ हेरिडिटी, experiments which proved that DNA is the hereditary material, Mendel's laws of inheritance discovered। तो इसकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसमें मेंडल्स के लॉ थे, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डीएनए की बात तो बाद में हुई है। मेंडल तो जानते ही नहीं थे डीएनए नाम की कोई चीज़ होती है और उसमें जीन क्या होते हैं, इन्होंने कारक नाम दिया था ना, बाद में वही प्रूफ हुआ था कि ये जीन है। तो सबसे पहले मेंडल्स का लॉ आया, उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ हेरिडिटी, मतलब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये यही आनुवंशिकी दृष्टि से कैरेक्टरों को लेके जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। फिर क्रोमोसोम की धीरे धीरे डिस्कवरी होती गई, इसको डिटेल में स्ट्रक्चर देखा गया, तब पता चला डीएनए के बारे में। तो पहला मतलब थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, सी वाला सही है, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। द टर्म जीनोटाइप एंड जीन वेयर क्वाइंड बाय, शब्द जीनोटाइप और जीन दिए गए किसके द्वारा किए थे, H.J. मुलर, टी बोवेरी, M.S. सटन और बोवेरी को जानते होगे ना अच्छे से, M.L. जोहानसन। तो राइट आंसर है जोहानसन, और जानते भी रहना इन साइंटिस्टों को क्योंकि कल देखने को मिल सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड बाय जीनोटाइप, दिस जीनोटाइप, जीनोटाइप से किस प्रकार के युग्मक बनेंगे। ये जीनोटाइप आपको दिया गया है तो इसका हम तुरंत क्रॉस करवा देंगे, ऐसे करवाएंगे क्रॉस, कैसे करवाएंगे, ये दिया गया है ना RRYY, तो इसका जब हम क्रॉस करवाएंगे तो किस तरह से क्रॉस होगा, R और R क्या कराएंगे तो ये RR मिल गया, फिर इसका इससे करवाएंगे तो कैसा मिलेगा, R और R मिलेगा, फिर इसका इससे करवाएंगे, सॉरी इसी कैपिटल R का इससे करवाएंगे तो R और कैपिटल Y मिलेगा, कैपिटल R कैपिटल Y, फिर कैपिटल R का ही इससे करवाएंगे तो इस तरह से मिलेगा। अब इसी तरह से आप लोग इसको करके और कमेंट बॉक्स में बताना कि इसमें किस टाइप का आपको युग्मक मिलेंगे, ठीक, किस टाइप के युग्मक मिलेंगे इसको बताना है आपको कमेंट में। और अभी इसका मैं सेकंड पार्ट, जिसमें लगभग इसमें तो 32 क्वेश्चन ही थे और मैं इम्पोर्टेंट लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। उसको मैंने लगभग 30 क्वेश्चन सेट किए हैं और क्वेश्चन भी सेट करूंगा और आपको मैं अभी 1-1.5 घंटे में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग अच्छे से उसकी तैयारी करना और मेहनत कर लो क्योंकि बहुत कम समय बचा है। इतने टाइम में ही अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे फिर भी आप बहुत अच्छे नंबर ले आओगे। सोचो, बाकी तो जीवन भर ऐश करना ही है, थोड़ा समय है, थोड़ी सी परेशानियां झेल लो, मन करे सोने को फिर भी 1 घंटे ज़बरदस्ती जग लो, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।